पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ है। संदीप वागले, सुमित बगड़िया, मयूरेश जोशी और कुणाल सराव की शुरुआत करते हैं आज के ट्रेडिंग की और बता दें आपको एशियाई बाजारों का हाल। एसजीएक्स 50 एकदम सुस्त, लेकिन एशियाई बाजार हैं कमजोर। हांगकांग नीचे, शंघाई नीचे, ये दो बाजार देखिए यहाँ पर दबाव के साथ कारोबार होता दिख रहा है। निक्केई मामूली से नुकसान के साथ और बाकी बाजार भी सिर्फ कॉस्पी और ताइवान जो छोटे बाजार उन्हें छोड़ दें सब लाल निशान में है। लेकिन एसजीएक्स 50 फिर भी फ्लैट है, बहुत गिरता नजर नहीं आ रहा। रुपए पर नजर डालिए शुक्रवार का सेशन और अब देखते हैं आज रुपए में किस तरह की शुरुआत होती है, क्योंकि कल करेंसी मार्केट बंद थे, बैंक हॉलिडे के चलते 12 अफवाद की छुट्टी थी। आज हम खुलेंगे 6741 माफ करिएगा, 61 तो कब देखने को मिलेगा। 6741 ये था करेंसी मार्केट का हाल जब हम शुक्रवार को बंद हुए। तो आज देखना है हम किस तरह के रुझान दिखाते हैं। चलिए कुछ स्टॉक्स जो रहेंगे एक्शन में उस पर राय ली जाए। कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी सीईएससी, सिटी ग्रुप की रिपोर्ट आई है। सुमित, आपके लिए 790 रुपए का लक्ष्य खरीदेंगे या फिर उछाल का इंतजार करके शॉर्ट करना है? देखिए जी, ओवरऑल सब पावर के स्टॉक्स पे अगर हम देखने जाएंगे तो ये सब तेजी में है। अब ये सीएससी के अंदर इमीडिएटली ऊपर में एक जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो है 638 640 लेवल्स का। तो आई थिंक फ्रेश तेजी 637 640 का लेवल्स ब्रेक होने के बाद ही करना चाहिए। जब तक ये लेवल एक बार ब्रेक नहीं होते हैं शायद हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिले। आई थिंक कल की क्लोजिंग थी 622 23 लेवल्स के आसपास। इमीडिएटली अगर सीएससी में कोई ट्रेड लेना है तो ऊपरी लेवल्स पे कल स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है, तो 635 637 टू बी वेरी प्रिसाइज 637 का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए सीएससी के अंदर। और एक बार इमीडिएटली हमको नीचे में 600 या फिर 590 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यस, 1 से 2 दिनों के ट्रेडिंग के व्यू के हिसाब से 20 से 30 रुपए के लिए छोटा सा कॉल लेना है तो वो सेल का हो सकता है 600 से 590 तक के टारगेट के लिए। ओके, इसके अलावा कोल इंडिया के नतीजे आएंगे, एचडीआईएल के नतीजे आएंगे और नतीजे आएंगे हिंदुस्तान कॉपर के, जिस पर हमारे एक्सपर्ट बुलिश भी थे। विकास सेठी कह रहे थे खरीदना चाहिए। चार्ट देखकर कुणाल आप बताइए, हिंदुस्तान कॉपर कैसा लगता है आपको? देखिए, बहुत बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर हेमंत। एक रेजिस्टेंस जरूर चार्ट पर 69 के आसपास दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां तक इसका जाना तय है। यानी कि इन स्तरों से 10-12% की तेजी डेफिनेटली यहाँ बन सकती है। चार्ट काफी अच्छा है। हाल के दिनों में हमने एक अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप भी देखा है, तो मुझे लगता है 69-70 का रीजन यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस की दृष्टि से मुझे लगता है 62 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखे, मुझे लगता है 70 का लक्ष्य होगा। ओके, चलिए तो ये राय हिंदुस्तान कॉपर पर और राय आपके लिए आती दिख रही प्री ओपनिंग सेशन पर। 50 अंकों की मजबूती दिख रही है। सेंसेक्स पर 12 अंक ऊपर दिख रहा है। निफ्टी रुपया खुल चुका है आपके सामने 5 पैसे की कमजोरी के साथ 62.42 के सामने 62.47। तो 2 दिनों का एक्शन आपके सामने समाप्त होता हुआ मामूली सी कमजोरी के साथ रुपए ने की है शुरुआत। तो कोई बड़ा डर नहीं है। आइए एक्शन कहां है? टाटा मोटर्स डीवीआर 10% ऊपर है पहली टिक पर यहां पर प्री ओपनिंग सेशन में और 7% ऊपर दिख रहा है टाटा मोटर्स। वही लेवल है 485 के आसपास के। एचडीएफसी और आईटीसी जैसे दिग्गज थोड़ा मजबूत खुल सकते हैं। मारुति में थोड़ी तेजी के साथ कारोबार होने की संभावना। इंडसइंड बैंक 5% नीचे, सन फार्मा में 4% का नुकसान। नतीजे से पहले कोल इंडिया 2.5% कमजोर और आईसीआईसी बैंक में 2.5% के नुकसान के साथ शुरुआत होती दिख रही थी। कुछ एक स्टॉक्स जो एक्शन में है शुरुआती कारोबार में, ये आपके सामने इस वक्त नजर आएगा। देखते हैं कि ये प्री ओपनिंग सेशन किन लेवल्स के आसपास सेटल होता है, फिर उसके बाद अंदाजा लगेगा कि क्या करना चाहिए। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर एक राय ली जाए। मयूरेश, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किन्हीं के पोर्टफोलियो में है तो इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल लिया जाए या फिर कोई और ओपिनियन रखते हैं ओएमसी, एचपीबीपी, आईओसी पर? नहीं अनिल जी, आई थिंक जैसे क्रूड ऑयल सर्ज हो रहा है मेरे ख्याल से आई थिंक टिल 58-60 आई थिंक कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आई थिंक प्योरली फ्रॉम अ Q3 पर्सपेक्टिव इनके जो GRMs हैं आई थिंक वहां पे एक सुधार देखने मिलेगा और इन्वेंट्री गेन्स भी रहेंगे, क्योंकि जैसे क्रूड खरीदते हैं आई थिंक एक लैग पीरियड रहता है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, सो वहां फायदा जरूर देखने मिलेगा। हालांकि लार्ज पार्ट ऑफ डेल्टा इनके अर्निंग्स में बिकॉज ऑफ फॉल इन क्रूड प्राइस ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स शायद ईपीएस और अर्निंग्स एस्टिमेट्स में आ चुके हैं। इनके अगर मार्केटिंग मार्जिन्स की हम बात करें पेट्रोल और डीजल, दे आर ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 1.6-1.7 इन दैट रेंज। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इवन दैट एंगल हैज लार्जली गॉट जेस्टेड इनटू। हालांकि वहां पे एक स्कोप है टू इंक्रीज द मार्केटिंग मार्जिन्स गोइंग एहेड एज वेल। ओएमसीज ने अच्छा खासा केपेक्स प्रोग्राम आई थिंक इनिशिएट किया है अज्यूमिंग क्रूड स्टेइंग इन अ रेंज। अगर क्रूड आई थिंक पूरी इक्वेशन को डिसरप्ट करता है एंड स्टार्ट्स मूविंग हायर तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो प्रोग्राम कर्टेल हो सकता है। और जो सब्सिडी शेयरिंग मैकेनिज्म है, इफ क्रूड सस्टेन्स अबाउट $60 अ बैरल
barrel, assuming currency also stays about 67, 68, तो कहीं ना कहीं इक्वेशन में बदलाव जरूर आ सकता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ से आई थिंक मार्केट आउट परफॉर्म करना ओएमसीज के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इन्वेस्टर्स तो लो लेवल पे स्टॉक ले चुके हैं। मेरे ख्याल से आई थिंक सिलेक्टिवली कैन स्टिल होल्ड ऑन। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एचपीसीएल, जिसकी रिफाइनिंग टू मार्केटिंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट इन इंडस्ट्री, कैन स्टिल बेनिफिट। बीपीसीएल में एक अपस्ट्रीम कंपोनेंट भी होता है जहां एक्सप्लोरेशन कंपोनेंट है, बट आईओसी एचपीसीएल अगर कोई होल्ड करता है लोअर लेवल्स पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ऊपर, लेकिन बजाज फाइनेंस जो वागले साहब कह रहे थे, देखिए आज बहुत तेजी से गिरेगा, ये तो प्री ओपनिंग ट्रेड में ही 3% नीचे दिख रहा है। सिंजिन जिनके R&D यूनिट में कल आग लगी, ये देर शाम खबर आई, खराब खबर, 2.5% नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ। जेट एयरवेज, वागले साहब क्या ये और नीचे जा सकता है, ये बताइए। कच्चे तेल का बढ़ना एयरलाइन कंपनियों के लिए मुश्किल की बात है। तमिलनाडु में जिस तरह से साइक्लोन्स आए हैं, उससे काफी सारे विमान फ्लाइट्स जो है इनको कैंसिल करनी पड़ रही हैं, और कोहरे के चलते तो दिक्कत है ही सारी एयरलाइन कंपनियों को। जेट एयरवेज का शॉर्ट करना चाहिए? बिल्कुल, कल एक्चुअली आइडियल था शॉर्ट करने का 360 के लेवल पे, और मुझे लगता है ये 338 का टारगेट तक जा सकता है। अगर वो लेवल्स ब्रेक होता है तो शायद 310, 305 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। 305 और किसके नीचे? 330 के नीचे, 335 के नीचे। 335, तो पहला सपोर्ट 335 के लिए बेचना चाहिए जेट एयरवेज। कुछ भी अच्छा नहीं है, क्रूड ऊपर है, रुपया कमजोर है, और फ्लाइट्स घरेलू लेवल पर काफी कम हो रही हैं। ये सब साइक्लोन के चलते काफी कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, और जो नहीं हुई है वो डिले हो रही है। तो मुश्किल भरा वक्त है एविएशन शेयरों के लिए। माहौल आज थोड़ा नेगेटिव, लेकिन माहौल बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। 100 अंक ऊपर भी दिख रहा है सेंसेक्स और निफ्टी पे। वो टाटा ग्रुप के जो स्टॉक्स हम बता रहे थे ना, वो टाटा मोटर, डीवीआर 3.5% वेटेज निफ्टी पर, टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा पावर 5.5%, और सब मिला दीजिए टाटा समूह को तो 9% का वेटेज है। तो फिर बाजार सब ऊपर हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगले 3 मिनट 4 मिनट में सेटल हो जाएगा प्री ओपनिंग सेशन एग्जैक्टली किन लेवल्स पर, किसमें हिम्मत है कि जो 480 पर खरीद रहा है टाटा मोटर्स, पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। तब तक देखते हैं वो तमाम ट्रेडिंग आइडियाज जो आपको शानदार कमाई करते रहते हैं हर रोज, और खासतौर से जब मार्केट का माहौल ऐसा हो तो कैश मार्केट के स्टॉक्स दिखाते हैं दमदार प्रदर्शन। तो आज होगा इंटरेस्टिंग देखना कि हमारे दोनों कैप्टन से किस तरह की टीम बनाई है। आइए देखते हैं स्टॉक 2020 अपडेट। पूरी टीम पे जल्दी से नजर डालते हैं। टाटा ग्रुप में टाटा मोटर्स डीवीआर यहाँ पे बुक लॉन्च की है मॉर्गन स्टैनली ने टाटा सन्स के लिए, तो उसका असर देखने को मिलेगा। इंडियन होटल्स और टाटा केमिकल्स में भी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन ग्लेनमार्क ने अमेरिका में एक जेनरिक लॉन्च की है कोलेस्ट्रॉल के लिए, जेटिया, उसका फायदा होगा। फोर्टिस हेल्थकेयर में टीपीजी 26% हिस्सेदारी ले रही है, उसका फायदा। जैकॉप और सनटेक के बेहतरीन नतीजे और नाहर इंडस्ट्रीज के भी नतीजे, खरीदारी की सलाह। बिल्कुल, मेरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है, एक ही गेंदबाज है और वो कच्चे तेल से रिलेटेड है। जिस तरह से तेजी देखने को मिली है कच्चे तेल में, एविएशन कंपनियों में दबाव देखने को मिलेगा, तो जेट एयरवेज एकमात्र गेंदबाज। लेकिन देखिए टाटा समूह के शेयरों पर रखिएगा नजर। टाटा मोटर्स और में जो डील होगी उसका रब ऑफ इफेक्ट टाटा समूह के स्टॉक्स पर पड़ेगा, इसलिए टिन प्लेट, टाटा स्पॉन्ज, टाटा मेटलिक्स को टीम में शामिल किया है। फोर्टिस मल्हार एक और ऐसा कंपनी है जहां पर देखिए प्रमोटर्स फोर्टिस में अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। ये रिपोर्ट्स आई हैं तो यहां पर भी तेजी देखी जाएगी। जिंदल 100 को फायदा होगा, जिस तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटी 100 पाइप्स पर लगाई गई है, एक्सटेंड की गई है। एससीआई जैसी शिपिंग कंपनियां और सीमेक जैसी शिपिंग कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जिस तरह से ऑयल में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। और ऑफशोर शेयर्स के बाद अब ऑफशोर ड्रिलिंग इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ऑयल कंट्री ट्यूबुलर और ड्यूक्स ऑफशोर को इसलिए टीम में आज शामिल किया गया है। चलिए प्री ओपनिंग ट्रेड देखिए सेटल हो चुका है, और सनटेक रियल्टी जो नीरज की टीम में था 18% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है, अच्छे नंबर आए। नहार इंडस्ट्रीज 18% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। एमईपी इंफ्रा नतीजों के बाद 6% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। जैकॉब में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, 4% मजबूत ये स्टॉक भी है। रोल्टा जो वागले साहब को पसंद है, 20% के अपर सर्किट के बाद आज फिर से देखिए यहां 3% की मजबूती के साथ खुलने के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। दबाव में क्या है? सिंजिन, जेट एयरवेज
सिंजन में जो खराब खबर है, और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिला। शीला फोम्स ये एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है, कल काफी वॉलेटाइल हुआ था, लिस्टिंग के बाद मजबूत खुला लेकिन टिक नहीं पाया ऊपर के स्तरों पर, और पिडलाइट भी आज कमजोर खुलने के संकेत दे रहा है। तो हर तरह के ट्रेड्स आज मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, दोनों ही तरफ के मामले वाले में सिंजन पर एक राय ली जाए इसी को लेकर कि क्या करना चाहिए। जो थोड़ा सा नुकसान वाला मामला है, कल देर शाम आग लगी, कुछ लैब्स और इक्विपमेंट्स का नुकसान हुआ है। कुणाल, चार्ट्स देखिए जरा सिंजन के, कहाँ है अहम सपोर्ट और क्या कोई बेचने का मौका है या फिर निचले स्तरों पर खरीदारी की जाए? 3.5-4% नीचे दिख रहा है ये स्टॉक प्री ओपनिंग सेशन में। देखिए अनिल जी, चार्ट बहुत अच्छा है और एक कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस इस काउंटर से देखी गई है। कुछ रेजिस्टेंस 650 के आसपास है और 19 स्तरों से आज शायद इसमें कुछ गिरावट है। मुझे लगता है कि 600 के आसपास मिले तो ये अच्छी खरीद साबित हो सकता है। निचले स्तरों पर डेफिनेटली यहां पर खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो घबराने की बात नहीं है, कमजोर खुले तो बाइंग देखने को मिल सकती है, तो इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में आज जबरदस्त तेजी होगी। टाटा मोटर्स की तो हमने बात करी, ये बताइए सुमित, टाटा मोटर्स के अलावा कोई और टाटा समूह का शेयर जो आपको अच्छा लग रहा हो, जहां पर आपको लगता है तेजी बन सकती है आज के दिन? देखिए, ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो टाटा एलेक्सी के अंदर एक मूव हमको देखने को मिला है तेजी का। ये स्टॉक पिछले करीब 8 से 10 दिन से वन साइड मूव दिखा रहा है और कल भी स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया था। 1400 के लेवल से 1480 तक का मूव इसने दिखाया है। अब इमीडिएटली ये स्टॉक ऐसा लगता है कि एक बार शायद 1500-1550 तक के लेवल्स तक ये जा सकता है। जब तक अब ये दोबारा नीचे में 1430-1440 के नीचे नहीं जाता है तब तक टाटा एलेक्सी अभी भी स्ट्रांग है। चार्ट्स के ऊपर लोअर लेवल से वन वे तेजी दिखाया है, उसके बावजूद ऐसा लगता है कि अभी भी इसके अंदर एक्सटेंडेड मूव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर ये ऊपर में 1540-1550 तक के लेवल्स दिखा सकता है। आई थिंक 1430-1440 का नीचे में एक बार लेवल ध्यान में रखते हुए टाटा एलेक्सी के अंदर अभी भी तेजी बनती है, इसके अंदर तेजी करके काम किया जा सकता है। 1250 में बागले साहब ने इसी शो में रिकमेंड किया था स्टॉक, और देखिए क्या वन साइड रैली स्टॉक ने जोरदार चला है टाटा एलेक्सी, इसमें कोई डाउट नहीं। और वो भी तब जबकि बाकी आईटी कंपनी की हालत बड़ी खराब है। तो डिजिटाइजेशन वाला फायदा जो है ना वो इसको मिल रहा है। कल भसीन साहब आए थे, वो कह रहे थे कि ये स्टॉक को भी जो हाँ, तो ये इसीलिए दरअसल चल रहा है। तो ये आईटी कंपनियों से अलग डिजिटाइजेशन की मुहिम पर चल रहा है। डिजिटाइजेशन की मुहिम पे एक और स्टॉक बार्ट्रोनिक्स, वो भी लगातार तेज होता दिख रहा है। मेरे ख्याल से 3-4 दिनों से सर्किट मार रहा है, आज फिर से 5% ऊपर दिख रहा है। मुझे प्री ओपनिंग सेशन में ये स्टॉक दिखाइए जरा। 5% ऊपर है बार्ट्रोनिक्स, 5% ऊपर है। ओके, हफ्ते भर का दिखाइए चार्ट, इसकी तो मैं सीढ़ियां देखना चाहता हूँ एक्चुअली। 90%। हाँ जी हाँ, एक हफ्ते में 30%, 15 दिन में 90% के आसपास। और अब बाकी सारे स्टॉक्स भी देखिए ना जो सजेस्ट किए गए थे स्टॉक 2020 की में नीरज ने और बाकी सब लोगों ने, टीवीएस वगैरह वो सब। हाँ, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, और कल बाकी एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक्स यहां से भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। वो 90 रुपए में सजेस्ट किया इसमें और जगह है क्या? क्योंकि ये वो मेरे ख्याल से एक तो बार कोडिंग, जब भी सारे डिजिटल पेमेंट होने लगेंगे तो ये सब तो होना ही है, और दूसरा वो RFID वाला कारोबार करते हैं, जिसमें अभी अब जैसे मैं दुबई वगैरह जाता हूँ तो वहां पे तो सिंपल है, आप ऐसा मोबाइल रखो मशीन के सामने, डायरेक्ट पेमेंट हो जाता, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बीम होती है, तो ये सब जो रेज RFID से जाता है तो ऐसी कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है। अब बार्ट्रोनिक्स की बात कर रहे हैं, हाँ, तो 24-25 तक का तो व्यू बनता है, वेरी क्लियर अपसाइड है, लेकिन वो तो सिर्फ 10% है यहाँ से। ऐसे स्टॉक्स में 10% का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आइडियल लेवल 18 के आसपास अगर आता है, जो मैं कह नहीं सकता आएगा, 14-15 का स्टॉप लॉस होगा और 25-26 का पहला टारगेट होगा। अगर थोड़ा सा लंबे अरसे की बात करें तो ये 28 तक जा सकता है। अच्छा, ये बताइए मयूरेश, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, कल तो डीलिंक में क्या अच्छी तेजी देखने को मिली। सारे के सारे स्टॉक्स जो देखिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आपका पसंदीदा पिक इस थीम से रिलेटेड कौन सा होगा? आई थिंक ये सारे स्टॉक्स आप जिक्र कर रहे हैं, आई थिंक बिल्कुल थीम में बैठते हैं, एंड लार्जर पिक्चर यही है कि आई थिंक द डिजिटलाइजेशन थीम विल मूव फास्टर देन वन रियली एंटिसिपेट्स। तो आई थिंक ये सारे स्टॉक्स यही थीम पे चल रही हैं, बट मेरे ख्याल से आई थिंक आई विल गो लिटिल बिट ऑफ शूट फ्रॉम द एंटायर थीम। डिजिटलाइजेशन एंड डिमोनेटाइजेशन का ख्याल रखते हुए आई थिंक मेरे ख्याल से आई थिंक पावर सेक्टर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू गेट लीस्ट अफेक्टेड। दूसरा, अगर हम देखें जितनी पेमेंट्स हुई हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरड्यूज टू स्टेट बोर्ड्स, तो मेरे ख्याल से आई थिंक PFC, REC
ईपीसी जैसे स्टॉक्स भी आई थिंक पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकते हैं, जस्ट इन व्यू ऑफ व्हाटएवर पेमेंट्स ऑफ ओवरड्यू पेमेंट्स दैट हैव प्रॉब्ली कम थ्रू इन द सिस्टम। तीसरा आई थिंक डिफेंस एज अ थीम, आई थिंक दैट हार्डली गेट्स इम्पैक्टेड, और जैसे हम ऑर्डर्स की बात है उम्मीद कर रहे हैं गेटिंग क्लियर बाय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, आई थिंक चुनिंदा डिफेंस काउंटर्स कैन रियली डू वेल फ्रॉम द करंट लेवल। एंड फोर्थ एज अ थीम आई थिंक ईपीसी, वो रोड रिलेटेड ईपीसी हो या पावर मैकेनिज्म रिलेटेड ईपीसी हो विच इज बीओपी या मशीनरी सेटअप करने के लिए, यहाँ पे ऑर्डर फ्लोज अभी भी काफी स्ट्रांग रह सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, एंड ऑल दीज सेक्टर्स डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय डिमोनेटाइजेशन। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अगर हम ये सेक्टर्स को परस्यू करें ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स इन अ स्टैगर्ड मैनर, अच्छा खासा पैसा बन सकता है। एंड ऑल दीज स्टॉक्स ऑब्वियसली दैट यू मेंशनिंग, आई थिंक वहां पे मोमेंटम जरूर रहेगा इन टर्म्स ऑफ द थीम गोइंग अहेड एज वेल। ओके, तो ये राय है आपके लिए इन तमाम शेयरों पर। देखिए प्री ओपनिंग सेशन में सनटेक रियल्टी 15% ऊपर खुल रहा है, एमईपी इंफ्रा 6%। एमईपी इंफ्रा का रिजल्ट तो मुझे तो ऐसा कोई खास, ऐसा क्या हो गया रिजल्ट में? रिजल्ट में कुछ खास नहीं है, फेस ऑफ इट जरूर थोड़े से बेटर दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप अंदर जाकर देखें तो के अलावा बाकी तो सब डीले ही है मामला। जी हाँ, और ऐसा कोई दूसरा तो कोई अच्छा। और प्रॉफिट जो आपको दिख रहा है ना, वो 103 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल गेन है, तो लोग अभी शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर तेजी नहीं करनी चाहिए। बीटा डाउन है, मार्जिन डाउन है, 103 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन के चलते प्रॉफिट ऊपर दिख रहा है, बराबर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सावधान रहिएगा भाई, नंबर तो अच्छे नहीं है। जयकॉप 4% ऊपर है, ठीक है। सीमेक किसकी टीम में था? मेरी टीम में। ओके, सीमेक 3% ऊपर है। फोर्टिस हेल्थकेयर 2% ऊपर है। मन इंफ्रा ये 2% ऊपर दिख रहा है। ये कुछ एक स्टॉक मुझे ऊपर दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में। आइए, कमजोर क्या है? सिंजीन 4% नीचे है, बजाज फाइनेंस 3%, शीला फोम 1000 के नीचे 1100 पहुंच गया था ये शेयर। कल क्या जबरदस्त खुला था। मैं देख रहा था, मैं शो में तो था नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि क्या लेवल से प्रॉफिट बुक करने, क्योंकि 730 वाला शेयर 1100। आपका काम हमने कर दिया था कल सुबह, करवा दिया ना? हाँ, सबका प्रॉफिट बुक हो गया। बिल्कुल, हमने कहा था तुरंत बुक करिए। चलो अच्छी बात है, चलो आपने पैसा बनाया, बहुत बढ़िया। आप दूसरे और आईपीओ आएंगे, उसमें बताएंगे आपको कहाँ पैसा लगाना चाहिए। जेट एयरवेज 2% नीचे है। आईबुल रियल, हाँ ये स्टॉक, इस पर फटाफट अब चलिए बाजार खुल ही रहा है, बाद में राय लेते हैं, तो थोड़ी देर में पूछेंगे हम। आईबुल रियल आज से वायदा कारोबार के बैन में आया है, तो उस पर नजर रखनी पड़ेगी कि वहां पर क्या एक्शन होता है। थोड़ा कमजोर दिखा है। शुरुआत करें चलिए और देख लेते हैं कि हम इतनी ही मजबूती के साथ खुल पाते हैं। 8200 के बेहद करीब खुलने की तैयारी, तो बेहद शानदार। पूरे दुनिया भर में सबसे मजबूत अगर कोई है तो इंडियन मार्केट, कम से कम प्री ओपनिंग सेशन में तो ये दिख रहा है। दमदार शुरुआत होगी। 100 अंक लगभग ऊपर से सेंसेक्स खुलने की तैयारी में, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी जरूर 40 अंक नीचे है, तो बैंक निफ्टी अलग दिशा में जा रहा है, निफ्टी सेंसेक्स अलग दिशा में जा रहे हैं, और मिड कैप इंडेक्स भी 1/4% की मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। अच्छा, रुपया रिकवर हो गया है भाई वापस, एक से कोई कमजोरी रही है। आइए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर। 16 अंक ऊपर है निफ्टी और सेंसेक्स लगभग 92 अंक ऊपर। मेरे को लगता है सेंसेक्स अपडेट नहीं हो रहा है। 8 अंक ऊपर है निफ्टी, सेंसेक्स अपडेट नहीं हो रहा है। रुकते हैं, सेंसेक्स को मत देखिए, हटा दीजिए। अब अपडेट हुआ है, 75 अंक ऊपर सेंसेक्स है, 10 अंक ऊपर निफ्टी है। कौन से स्टॉक्स हैं एक्शन में? टाटा मोटर्स पर नजर रखिए, ट्रेड होना शुरू हुए कि नहीं वो देखना होगा। टाटा मोटर्स में ट्रेड होना शुरू हो चुके हैं। 486 रुपए पर 1 करोड़ 20 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है। 474 रुपए 85 पैसे पर 3 करोड़ 38 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है, और 42 लाख शेयरों का कारोबार 475 पर हुआ है। तो पहली डील जो हुई है वो हुई है 486 पर, लेकिन उसके बाद की जो दो डील होती दिख रही है वो 475 के आसपास। तो कह सकते हैं मोटा मोटी 475 के आसपास कारोबार होता दिख रहा है टाटा मोटर्स में। 3 बड़े ट्रेड हो चुके हैं टाटा मोटर्स में, तो जो कुछ एक्शन होना था टाटा मोटर्स में ऐसा लग रहा है पूरा हो चुका है, क्योंकि 3 और 1 4 1.74% हो गया, लगभग 5 करोड़ का काम हो गया है। तो 5 करोड़ शेयरों के आसपास का वॉल्यूम हो चुका है, और एनएससी पर भी हो गया। ऑल बायर सेटिस्फाइड, जिसको जितना चाहिए सबको मिला है, और जो बेचना चाहते थे उन्हें मौका मिला है। 5 करोड़ से ज्यादा शेयरों का कारोबार एनएससी पर इस वक्त आपको नजर आएगा। 5 करोड़ 12 लाख 5 करोड़ 13 लाख शेयरों का कारोबार टाटा मोटर्स में हो चुका है, 3% के, और जहां हुआ वहीं से थोड़ा नीचे आ जाएगा। वागले साहब फटाफट चार्ट्स बताइए, क्या करना है टाटा मोटर्स में, इस वक्त कौन सा ट्रेड होगा? मैं भी अभी भी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा। मुझे वन वे बाइंग की तो बिल्कुल। तो 475 पर जहां ट्रेड हुआ है, 486 तो छोड़ दिया, हालांकि वहां भी बड़ा ट्रेड हुआ है, तो 475 के ऊपर जाए तो ही खरीदना चाहिए इंट्राडे, या खरीदना ही नहीं है? नहीं, खरीदना नहीं चाहिए, खरीदना ही नहीं है, ऊपर में बेचना है। कहां पर? 484-85 के लेवल्स मैंने बात की। 480-85 आए, ये कैश के लेवल आप बोल रहे हैं? चलिए 480-85 आए तो बेचिए, खरीदिए मत। अच्छा सुमित, जिन लोगों के पास है टाटा मोटर्स उनके लिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता दीजिए उनका।
देखिए जिनके पास है उनके लिए जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए टाटा मोटर्स का वो है 458 लेवल्स का। 458 लेवल्स के आसपास का ट्रेलिंग ऐसे लगा लेना चाहिए। अगर उसके नीचे आता है तो फिर ये और नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। जब तक उसके नीचे नहीं आता तब तक एक बार होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो ये टाटा मोटर्स पर आए। ब्लॉक्स जो होने थे वो हो चुके हैं और टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनियों पर नजर डालिए। टाटा पावर देखिए 0.5% मजबूत है। टाटा स्टील में 1/4% की मजबूती देखने को मिल रही है। ये ट्रेड्स टाटा समूह पर होते हुए विप्रो ने लेकिन आज अच्छी शुरुआत करी है। देखिए इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है 0.5% की। रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.5% मजबूती के साथ खुला है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार को सहारा देने का काम इस समय कर रहे हैं, लेकिन कच्चा तेल जो दौड़ा है देखिए एशियन पेंट आज फिर फिसल चुका है। सुबह सुबह ये दबाव में आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और बजाज फाइनेंस जहां पर हमारे एक्सपर्ट वागवे साहब कह रहे थे बेचना चाहिए, यहां पर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ बीपीसीएल, देखिए जेट एयरवेज में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। 2% नीचे ये शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा नजर रखिए छोटी मझौली कंपनियों पर, क्योंकि यहां एक्शन भरपूर है। नाहार इंडस्ट्रीज अच्छे नतीजों के बाद 15% ऊपर है। सनटेक रियल्टीज नंबर्स के बाद 13% की मजबूती दिखा रहा है। बार्ट्रॉनिक्स, जिसका जिक्र अनिल कर रहे थे, वो 9% ऊपर है। ड्यूक्स ऑफशोर 6% की तेजी दिखा रहा है। फोर्टिस और फोर्टिस मल्हार, ये दोनों फोर्टिस ग्रुप की कंपनियां देखिए मजबूती के साथ ट्रेड करती हुई दिख रही हैं। हेल्थ केयर करीब 3% ऊपर है। फोर्टिस मल्हार करीब 4.5% की तेजी दिखा रहा है। टीपीजी यहां पर हिस्सेदारी खरीद सकता है फोर्टिस हॉस्पिटल्स में। ये खबर आज प्रमुख अखबारों में छपती हुई। इसके अलावा टिन प्लेट जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी मजबूती आज के सत्र में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो ये तमाम शेयर, लेकिन इस बीच बाजार फिसलते हुए दिख रहे हैं और उसका रीजन है, कारण है बैंक निफ्टी जो कि 0.5% कमजोर होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी पर कुणाल चार्ट्स पर क्या राय है? 18,320 ये है लेवल, क्या ट्रेड होगा अभी? देखिए मुझे लगता है कि शॉर्ट पोजीशन को ही होल्ड करना चाहिए अनिल जी, और मुझे लगता है कि इंट्राडे में और मंदी बनती दिखाई दे सकती है। बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट रीजन था 18,500, जिसके नीचे अभी ट्रेड हो रहा है। तो एक बार रेंज का जो लोअर एंड है जो कि 18,200 के आसपास है, वहां तक फिसल सकता है बैंक निफ्टी। 18,200 बहुत महत्वपूर्ण लेवल है। 18,200 से अगर बाउंस नहीं आया तो आपको एक क्लियर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट पोजीशन ही होल्ड करनी चाहिए। चलिए शॉर्ट पोजीशंस को होल्ड करें। अमर राजा बैटरीज भी 1% नीचे खुला है। ये संदीप आगले जी का पिक था। हीरो मोटोकॉर्प, अमर राजा बैटरीज, इसको बेचें। आज फाइनेंशियल सेक्टर की हालत काफी कमजोर है। बजाज फाइनेंस पर आपका अगला टारगेट क्या आपने बताया था वागले साहब, जिस पर नजर होनी चाहिए? क्योंकि देखिए इस समय एफएनओ में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर अगर कोई है तो यही है। हेमंत, मैंने पहले तो 800 का टारगेट बताया था, जो आज का लो 805 है और मुझे लगता है वो 800 के नीचे जा सकता है। फिर 780 778 का टारगेट बनता है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन भी देखिए कमजोर है। L&T फाइनेंस होल्डिंग तो फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में आज कमजोर, थोड़ा मामला ढीला है, लेकिन ये सारे स्टॉक्स अभी भी मजबूत है। देखिए जी, अच्छा बार्ट्रॉनिक्स 10% का सर्किट लग गया है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स 4% ऊपर है। ये तमाम शेयर जो इस तरह के कारोबार वाले हैं, डिमोनेटाइजेशन फायदा जिनको हो रहा है, डिजिटाइजेशन थी। इनफैक्ट हम आज टाटा ग्रुप की इतनी बात करें, एक और स्टॉक है हेमंत, मुझे लगता है टाटा ग्रुप का जो डिमोनेटाइजेशन से जुड़ा हुआ, जिसपे जनरली लोगों की नजर कम पड़ी, टाटा कम्युनिकेशन। क्योंकि जितने ये डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस जो हैं, मेरे ख्याल से 45-50% बिजनेस टाटा कम्युनिकेशन के पास, और सारा व्हाइट लेबल एटीएम्स का जो काम है वो भी इनकी जो ग्रुप कंपनी है टाटा पेमेंट सॉल्यूशन, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन, मेरे ख्याल से तो ये एक स्टॉक है जिस पर अगर टाटा ग्रुप में जिसको बुलिश होना है तो मुझे लगता है डिमोनेटाइजेशन की थीम के साथ ये एक स्टॉक हो सकता है इंटरेस्टिंग। टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पे नजर रखनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में भागा है। एक बार जरा इस पर नजर डालते हैं, इसके चार्ट्स पर। और सुमित, मैं आपसे पूछूंगा टाटा कम्युनिकेशन क्या मौका बनता है खरीदारी करने का? जरा एक बार पहले उससे पहले देख लें क्या स्टॉक भागा तो नहीं है पिछले कुछ दिनों में। जरा 7 दिन का या 14 दिन का चार्ट दिखाइए, उससे अंदाजा लगेगा कि टाटा कम्युनिकेशन में अब तक किस तरह का एक्शन हुआ है। जी आपके सामने 7 दिन का चार्ट 1%, यानी कि कोई बड़ी तेजी अभी तक कोई नहीं। इनफैक्ट बताएं सुमित, क्या राय है आपकी? एक बार वेट करना चाहिए अनिल जी। टाटा कॉम के अंदर पिछले 3 दिनों में हमने ऊपरी लेवल से अच्छा दबाव देखा है, और अगर इस बार अगर स्टॉक ने 625 का लेवल तोड़ा, अभी 635 के आसपास चल रहा है, 625 का अगर लेवल तोड़ा तो ये स्टॉक हमको 595 तक देखने को मिलेगा। तेजी इसमें तभी करनी चाहिए जब ये 645 का लेवल ब्रेक करता है। आज हमको 1 से 1.5% का अभी तेजी का मूव देखने को मिल रहा है, बट अभी तक चार्ट्स के ऊपर वो कन्विक्शन देखने को नहीं मिला है कि यहां से बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। यहां से 7 रुपए की तेजी और आने के बाद हमको फ्रेश तेजी करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक के अंदर 6, 7
670-680 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फ्रेश तेजी 645 के ऊपर ही, अदरवाइज एक बार वीकनेस ही देखने को मिल सकती है। 645 के ऊपर निकले तो और तेजी बन सकती है। लेकिन जो आप व्हाइट लेवल एटीएम्स की बात कर रहे हैं ना, वो दरअसल बहुत लोगों ने अभी एक्सप्लोर नहीं किए हैं और वो बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है टाटा कम्युनिकेशन के लिए भी। टावर कारोबार तो अच्छा कर ही रहा है इनका, लेकिन व्हाइट लेवल का कारोबार बहुत बढ़िया कारोबार है, बिजनेस हो सकता है। आप कोई भी एटीएम कार्ड लेकर जाइए और इनकी मशीन पर लीजिए। अच्छा, गांव-गांव में इनके मशीन सबसे ज्यादा लगी। अच्छा, एसआरए इंफ्रास्ट्रक्चर के पास भी वो कंपनी का लाइसेंस है, उन्होंने अभी इसके ऊपर काम नहीं किया है। Exactly. तो इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिला, क्योंकि पैसा बड़ा चाहिए ना जी हाँ। और पैसा बड़ा चाहिए तो वो टाटा कम्युनिकेशन, टाटा ग्रुप जैसा ग्रुप लगा सकता है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी चीज हो सकती है टाटा कम्युनिकेशन के लिए। और दूसरा वो एक लैंड बैंक वाला तो लगभग मामला क्लियर हो ही चुका है सरकार की तरफ से, तो वो दूसरा बड़ा पॉजिटिव। तो मुझे लगता है अच्छा, दूसरा क्या है हेमंत, एक और दिक्कत क्या है, जनरली ये छोटे छोटे स्टॉक जो भाग रहे हैं ये एक्सपेक्टेशन पे है कि ऐसा हो सकता है कि डिजिटाइजेशन का इनको फायदा हो, लेकिन जो फंडामेंटली मजबूत शेयर है, जहां पेरेंटेज स्ट्रांग है, बैलेंस शीट बढ़िया है, टाइम टेस्टेड इतने पुराने समय से, तो जब आपको डिमोनेटाइजेशन की थीम खेलनी हो ना, तो इस तरह के शेयरों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जहां पर क्वालिटी। टाटा ग्रुप के शेयरों का दिन भी है, बिल्कुल दिन है भाई, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। और जब प्रोमोटर इतना दम लगाकर कहे कि भाई हम प्रीमियम पर खरीदना चाहते हैं अपना शेयर, बड़ी बात है भाई। बिल्कुल, और इतनी बड़ी ब्लॉक डील 2,000 करोड़ रुपए 3 ट्रेड्स में देखिए काम हो गया। हाँ, कितनी आसानी से स्मूथली एग्जीक्यूट हो गई, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। तो टाटा ग्रुप के ऊपर रखिए नजर। टाटा कम्युनिकेशन एक और स्टॉक जहां पर अनिल काफी बुलिश हैं और हमारे एक्सपर्ट जो हैं सुमित वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर निकलता है तो और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और ये देखिए स्टॉक 2020 के लिए स्टार्ट की। सनटेक, नीरज की टीम का स्टार परफॉर्मर, टाटा मोटर्स, इंडियन होटल्स, फोर्टीज और नाहर इंडस्ट्रियल स्टेट, ये एक और नाहर इंडस्ट्रियल स्टेट, नाहर इंडस्ट्रियल, ये कुछ एक स्टॉक हैं जो अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हेमंत की टीम भी देख लीजिए, ड्यूक ऑफ श्योर ऑयल कंट्री, ये क्रूड से जुड़े हुए स्टॉक और टाटा ग्रुप से जुड़े हुए टाटा स्पंज और टिन प्लेट। फोर्टिस, अच्छा फोर्टिस हेल्थ उधर है, फोर्टिस मल्हार हमने कहा इधर ले लें। नीरज की टीम को अगर अच्छा मल्हार ज्यादा चल गया, देखिए 6% ये ऊपर है, इंटरेस्टिंग। तो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ये तमाम स्टॉक्स चलिए, तो अच्छा प्रदर्शन ये सारे शेयर कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कच्चे तेल ने जिस तरह से देखिए मूड खराब किया है, पिडिलाइट नीचे है। अच्छा, आज हमारे 2 एक्सपर्ट्स कह रहे थे पिडिलाइट बेचना चाहिए। एक तो कुणाल कह रहे थे पिडिलाइट बेचिए, और दूसरा पिडिलाइट के अलावा देखिए एशियन पेंट भी कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहा है और जेट एयरवेज में भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो टॉप 10 एफएनओ लूजर्स अगर आप देखें तो उनमें ये तमाम शेयर शामिल हैं। ये बताइए सुमित, कोई इनमें से कोई शेयर जो आपको कमजोर लगता हो, जहां पर आपको लगता हो शॉर्ट पोजीशंस बनाकर आज पैसा बन सके? यस एब्सोल्युटली, एशियन पेंट्स पे तो हमने ऑलरेडी कॉल दिया हुआ है प्री मार्केट में ही, मार्केट ओपन होने के पहले। एशियन पेंट्स तो वीक ही लग रहा है, इनफैक्ट यहाँ से 30 से 40 रुपए की करेक्शन और देखने को मिल सकती है एशियन पेंट्स के अंदर, जिसके अंदर हमको 870, 865 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। क्रूड में ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में और भी तेजी देखने को मिलेगी, तो उसकी वजह से हमको इन स्टॉक्स के ऊपर दबाव देखने को मिलेगा। आई थिंक प्रेजेंटली अगर कोई ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक चुनना हो तो वो एशियन पेंट को बिल्कुल चुन के काम करे, क्योंकि जब तक अभी ऊपर में 925, 930 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक इस स्टॉक के अंदर हर लेवल्स पे दबाव ही देखने को मिलेगा। और 900 का लेवल जैसे ही ब्रेक करता है, जो कि अभी ऐसा लग रहा है ब्रेक कर ही रहा है, तो इमीडिएटली हमको इसके अंदर 870, 875 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यानी 3 से 4 टके की करेक्शन और देखने को मिल सकती है। हो सकता है वो 1 या 2 दिन में ही देखने को मिल जाए, तो इसके अंदर बिल्कुल काम किया जा सकता है। ओके, और ये एक और स्टॉक एसआरएफ, जिसका हम कई बार जिक्र करते हैं हेमंत, यहाँ पर भी मैं कल छुट्टी पर था, मुझे पता नहीं ये खबर कवर हुई है नहीं, क्योंकि एसआरएफ में कल दहेज प्लांट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। आई थी खबर, हाँ, तो ये वीकेंड की खबर थी। हाँ, एक्सपेंशन प्लान पूरा हो चुका है। एक्चुअली मजे की बात है कि इससे 12-13% इनकी कैपेसिटी बढ़ेगी प्रोडक्शन, लेकिन प्रॉफिट 20% बढ़ सकता है एसआरएफ का। तो जो 2 बड़े एक्सपेंशन लेने थे एसआरएफ को अक्टूबर और नवंबर में हो चुके हैं, और जो मैं रिपोर्ट पढ़ता उस रिपोर्ट में यही कहा गया कि जो 35% सालाना ग्रोथ की बात एसआरएफ के लिए की जा रही है, वो 2 इन प्लांट के प्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन होने पर, तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव। आई डोंट नो कल का इसका मूव कैसा था स्टॉक का, मुझे कल कुछ एक्शन में था, कल एक्शन में नहीं था, आज तो एक्शन में दिख रहा है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी देखिए 2.5% बढ़ता हुआ दिख रहा है। टाटा मोटर्स और बजाज फाइनेंस 2 तो खबरों के दम पर हैं, लेकिन उसके अलावा तीसरा स्टॉक जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है वो है एसआरएफ। तो एसआरएफ का एक्शन पूछते हैं, क्या कोई मौका है खरीदारी करने का? बताएं सुमित, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए आपकी क्या राय है?
की जा सकती है अनिल जी खरीदारी इसके अंदर, यहाँ से करीब करीब 2 से 3% का मूव हमको देखने को मिल सकता है। प्योरली इंट्राडे के लिहाज से अगर काम करना है तो 1525 का स्टॉप लॉस लगा के प्रेजेंट लेवल्स पे काम करें, 1550 1560 तक का मूव देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है स्टॉक के अंदर, बिल्कुल बाइंग की जा सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से 1525 का स्टॉप लॉस रख लें। अच्छा, एनसीसी एक और ऐसा स्टॉक है जो वागले साहब अभी हमें इशारा कर रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छी तेजी बननी शुरू हो रही है। एनसीसी बताइए कितनी और तेजी हो सकती है वागले साहब? 82 का एक अहम रेजिस्टेंस है जो स्टॉक ने ब्रेक किया है। दिसंबर फ्यूचर्स के लेवल्स है। मुझे लगता है ये 1 या 2 दिन में 86-50 तक जा सकता है। तो एक ₹1.5 का स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड में 3-3.5 रुपए का टारगेट हो। अच्छा, विकास सेठी भी कह रहे थे कि एनसीसी उनको ही पसंद है, उनकी लिस्ट में शामिल है। एनसीसी ओके, चार्ट पर कुछ मजबूती वाले संकेत आए हैं ना। एफएनओ में भी देखिए पोजीशंस बननी शुरू हो रही है। अब इस समय सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर एफएनओ में यही हो गया है। एनसीसी में क्या जबरदस्त मूव देखने को मिला है पिछले 5-10 मिनटों में। वागले साहब ने तो इशारा करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब तक हम उनके पास आए तो 1.5% वाला देखिए अब 3% होता हुआ। चार्ट एक बार देखते हैं, ये मूव्स बहुत तगड़े देता है। राकेश झुंझुनवाला जी की हिस्सेदारी भी है। हिस्सेदारी मतलब कितनी है? 10% के आसपास हिस्सेदारी बढ़ाई है भाई, मतलब भर भर के बढ़ाओ है। और ये स्टॉक जब मूव देने पे आता है तो बहुत तगड़े मूव देता है। ये बताइए इसमें किस तरह की पोजीशंस बन रही है सुमित इस समय? ब्रेकआउट है, बाय कर लेना चाहिए अभी का अभी एनसीसी को। एनसीसी के अंदर ऐसा लगता है कि आज ही शायद एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी ही देर के अंदर इसके अंदर 4 से 5 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है। 87 पहला पड़ाव, 87 का पड़ाव अगर टूटता है तो 90 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल 90 के टारगेट के लिए प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करें, ₹2 नीचे स्टॉप लॉस लगा ले 82.50 के आसपास। इन एक्सपर्ट्स ने आज आवाज पर कहा, बाजार खुलने से पहले विकास ने कहा खरीदिए, खुलते ही स्पॉट किया वागले साहब ने, और उसके बाद अब सुमित भी हैं बुलिश, और नतीजा देखिए 5% बड़ा उछल। जी हाँ, एनसीसी शानदार स्टॉक आज का देखने को मिल रहा है इस समय। शानदार ये होता हुआ दिख रहा है बिल्कुल। तो बड़ा एक्शन इस वक्त आपको नजर आएगा एनसीसी लिमिटेड में, जबरदस्त जी होती दिख रही है। एक एक्सप्लोरेशन कंपनी में सेलान भी मेरे ख्याल से किसकी लिस्ट में शामिल था? विकास है, हाँ विकास की, ओके विकास की लिस्ट में था। ये एक और स्टॉक है जो देखना चाहिए। मुझे लगता है इसमें एक बड़ा एक्शन, क्योंकि ये मेरे को याद है जब ये ना क्रूड $65 के आसपास ऑन एन एवरेज होता था, ये कंपनी 45-50 करोड़ का प्रॉफिट करती थी। आज की तारीख में इस कंपनी का प्रॉफिट है मुश्किल से 10-12 करोड़। और क्रूड का अगर ऑन एन एवरेज इस साल का देखें तो $42-43 के आसपास होता है। अगर क्रूड $55 के आसपास टिक जाता है, $55 के आसपास अगर क्रूड की एवरेज बनती है तो मतलब आराम से 30-35-40 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कर सकती है। तो मतलब बहुत बेहतरीन कंपनी, बहुत उम्दा कंपनी है। और इन्होंने बीच में अभी हुआ है कि 15% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने बढ़ा ली, प्रोडक्शन बढ़ा लिया। तो वो अभी तक इम्पैक्ट हुआ नहीं। तो क्रूड मैं ये समझता हूँ एक्सप्लोरेशन कंपनियों में अगर क्रूड से डायरेक्ट बेनिफिट सबसे ज्यादा किसी को, वो क्या कहते हैं उसको, ऑपरेटिंग लीवरेज अगर किसी को मिलना है कि मतलब $1 क्रूड बढ़े तो ज्यादा फायदा किसको होगा, तो मेरे को लगता है वो सेलान हो सकता है, ये एक स्टॉक हो सकता है। इस पर पूछते हैं वागले साहब के चार्ट पर क्या सिचुएशन है सेलान के लिए? अनिल जी मुझे अच्छा लग रहा है, और ये इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कल का हाई अभी ब्रेक कर रहा है, तो एक छोटे स्टॉप लॉस। कल का हाई क्या था? ये तो कैश में ही है, 207 का कुछ हाई था। अभी 208-209 चल रहा है। एक 204 या 5 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 3 से 4 दिन का मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। 220-225 के बीच में टारगेट आना चाहिए, जो इंटरडे भी आ सकता है। ऑलराइट, तो इस स्टॉक पर भी रखिए नजर। तो वागले साहब ने देखिए पहले आपको बताया एनसीसी जो अब 6% ऊपर है, अब कह रहे हैं कि सेलान एक्सप्लोरेशन पर भी रखिए नजर। अनिल ने स्पॉट किया है, जबरदस्त तेजी इसमें देखने को मिल भी रही है। आप देखिए बाकी सारे स्टॉक्स भी आज क्या अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बाजार बिल्कुल सुस्त ट्रेड कर रहा है, लेकिन छोटी छोटी कंपनियां, सेलान एक्सप्लोरेशन, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर जो ऑयल एंड गैस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई हैं, वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। और एक खराब खबर यह है कि टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सर्किट है ना वो 5% का हो गया है। तो अब सर्किट पर वो लगा हुआ है, तो 5% ज्यादा की तेजी आज नहीं हो सकती, लेकिन क्या रन अप स्टॉक में भी देखने को मिला है। तो ये तमाम शेयर जबरदस्त मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। कोई शॉर्ट आइडियाज भी पूछे, हम सारे मजबूत आइडियाज छोड़कर थोड़े कहेंगे। अच्छा, मजे की बात जी देखिए कमजोर है 2%, जबकि सीएलएसए की रिपोर्ट में टॉप वो बताया गया है अपनी पिक के तौर पर, उसके बावजूद कमजोर है। भेल ओएनजीसी सरकारी कंपनियां थोड़ी कमजोर होती दिख रही। वेदांता, अल्ट्राटेक, एक कोई सीमेंट स्टॉक पूछते हैं शॉर्ट साइड पर। कुणाल, आपके चार्ट्स पर कोई स्टॉक लगता है सीमेंट स्पेस से, अल्ट्राटेक, ग्रासिम या कोई और जो शॉर्ट किया जाए?
देखिए मुझे लगता है अनिल जी ग्रेसिव में शॉर्ट जरूर बना सकते हैं। अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें कमजोरी दिखती है, लोअर पीक फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे दिख रही है। मुझे लगता है कि एक बार के लिए 840 हो सकता है 835 के लेवल्स पे आए। यहाँ के अलावा मुझे लगता है सरकारी बैंकों में शॉर्ट के बहुत अच्छे मौके खुल रहे हैं। निजी बैंकों में भी कुछ एक स्टॉक्स में भी क्वाली की जा सकती है। फेडरल बैंक मुझे लगता है इन स्तरों पर शॉर्ट करना चाहिए। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। ओके, तो लंबी लिस्ट दे दी है हमारे एक्सपर्ट ने, जहां पर आपको मंदी के सौदे बन सकते हैं। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर बड़ी ब्लॉक्स होते दिख रहे हैं, वक्रांगी। इंटरेस्टिंग, कितना वॉल्यूम हुआ है एनएससी पर? 1,09,00,000 शेयरों का भारी भरकम वॉल्यूम है, काफी बड़ी ट्रेड्स होते दिख रहे हैं और लिस्ट लंबी है हेमंत। कम से कम 10-15 ट्रेड हो गए हैं यहाँ पर। तो 264 रुपए से लेकर किस रेंज तक हुए? 275 में भी ऊपर हुए हैं। 200 किसी को एग्जिट मिला है। हाँ पता नहीं, अब देखिए। अच्छा, मुझे याद आता है ये शेयर जो है ना इसी तरह के मूव्स देता है। 20% के लोअर सर्किट और लोअर दोनों एक तरीके चलते हैं, एक तरह से चलते हैं। लेकिन आज जो व्हाइट लेबल एटीएम की बात आप कर रहे थे, सबसे ज्यादा 16,000 एटीएम इसी कंपनी के पास है। मुझे जानते क्या है कि ये 2 दिन पहले कोई रिपोर्ट आई थी इसकी, किसी फंड की रिपोर्ट थी, शायद ये सीएलएसए की या मेरिल की, पता नहीं मुझे, जो बता रहे थे कि सबसे हाईएस्ट एटीएम। लेकिन आज बड़ी हिस्सेदारी इस कंपनी की बदलती हुई दिख रही है और अलग अलग प्राइस पर ट्रेड हो रहे हैं। 275 रुपए पर ये ट्रेड हुआ है ऊपर की तरफ और नीचे 264, 265। तो व्हाइट लेबल एटीएम वाली कंपनी आज एक्शन में दिख रही है, बड़े ट्रेड होते दिख रहे हैं। तो एक और ये स्टॉक है जहां पर बड़ा एक्शन, और अभी तक मेरे ख्याल से ट्रेड होते दिख रहे हैं, अभी तक खत्म नहीं हुए, यानी कि अभी भी ट्रेड्स बाकी हैं ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन 15-16 बड़े ट्रेड होने बड़ी बात है। और वॉल्यूम जो दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर वो है 1,17,00,000 शेयरों का, 1,18,00,000 शेयरों का एनएससी पर होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक और स्टॉक है। मयूरेश, ट्रैक करते हैं आप इस स्टॉक को? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं करता। देखिए हर भाव पर लोग बेच रहे हैं, आप इसको ऐसे भी देखिए, ऊपर से बिकना शुरू हुआ और 264.50 तक लोग बेचते जा रहे हैं और आप बता रहे हैं ट्रेड चल रहे हैं। तो कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। और वक्रांगी की अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखें तो जिस तरह से इसमें गिरावट, लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आना ठीक है। लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक है तो ये हो रहा है। तो वक्रांगी में आज इंटरेस्टिंग एक्शन है। चलिए देखते हैं आगे स्टॉक किस तरह का रुझान दिखाता है। लेकिन फिलहाल आज वॉल्यूम वाला एक्शन जबरदस्त यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। इस काउंटर पर भी वॉल्यूम वाले आज काफी स्टॉक है। टाटा मोटर्स जहां पर बड़ा वॉल्यूम हुआ है, जो हमने आपके सामने रखा, वहां पर बड़ा कारोबार होता हुआ आज के सेशन में दिखा है। कुल मिलाकर तो बाजार में एकदम फ्लैट है, बाजार में एक्शन कम है। बिल्कुल, लेकिन अब स्टॉक ऑफ द डे एनसीसी है, 5-5.5% की मजबूती दिखा रहा है और इतना बड़ा ब्लॉक एब्जॉर्ब करने के बाद देखिए टाटा मोटर 3% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये काबिल तारीफ वाली बात है। और इसके अलावा देखिए छोटी मझौली कंपनियों में एक्शन ज्यादा है आज के दिन। जो अनिल बता रहे थे, सेलान एक्सप्लोरेशन देखिए वो मजबूत है। अच्छा, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर ये 11% की मजबूती दिखा रहा है। बागले साहब, यहाँ भी कुछ आपको लग रहा है क्या दिन के दौरान और मजबूती बन सकती है? डेज हाई पर ये शेयर भी ट्रेड करता हुआ, तो कच्चे तेल से इसको भी देखिए बढ़त से होता है फायदा, क्या और ऊपर जा सकता है? हेमंत, वीकली पैटर्न अच्छा डेवलप हो रहा है। आज के लो के स्टॉप लॉस से ट्रेड किया जा सकता है। मुझे लगता है आज तो 20% जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा व्यू लेते हैं 52 to 54 तक ये जा सकता है, जो कि यहाँ से 20-30 तक का है। तो मैं रिकमेंड करूंगा इसको बिल्कुल। ओके, और देखिए वागले साहब ने बोला तब 9% ऊपर था और अब आप देखिए 13% की तेजी ये स्टॉक दिखा रहा है। जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इन तमाम शेयरों में। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए कुछ और शेयरों पर ट्रेडिंग रणनीति। ब्रेक के दौरान हम देखते हैं कहां पोजीशंस बनती दिख रही है, कहां एक्शन होता हुआ दिख रहा है, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। आप भी बने रहिए। पहला सौदा में आप सभी का स्वागत है। छोटे छोटे स्टॉक्स देखिए बड़ी उछाल दिखा रहे हैं। ब्रेक से पहले ऑयल कंट्री ट्यूबुलर जो कह रहे थे वागले साहब, देखिए अब 20% का अपर सर्किट लगने के बिल्कुल करीब ये स्टॉक पहुंच गया है और अब बल्कि लग गया है। आप देखिए 20% का अपर सर्किट स्टॉक में। चार्ट अगर आपको दिखाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऑयल कंट्री ट्यूबुलर की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये देखिए 20% का अपर सर्किट लगता हुआ। रोल्टा एक और ऐसा स्टॉक है जो 20% की कल तेजी दिखा रहा था और कल हमने इस शो में उसको बताया भी था। क्या तेजी देखिए शुरुआत में वहां पर बनती हुई नजर आई। आज भी क्या और ऊपर के मूव्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपका तो पिक भी था ये आज सुबह सुबह। वागले साहब बताइए और कितना ऊपर जा सकता है? हेमंत, वीकली चार्ट इसका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, तो मेरा व्यू होगा 85-86 तक का व्यू होगा, जो यहाँ से 15 रुपए है। हाँ, लेकिन अगर कोई करेक्टिव मूव आ जाती है तो पैनिक ना करें, आपका स्टॉप लॉस 63 होना चाहिए।
एक ये टाटा मोटर्स की जो बात चली है, मुझे इसमें एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिख रहा है जी। देखिए, टाटा मोटर्स 2.5-3% मजबूत है, ठीक है। टाटा डीवीआर ये भी 2.5% मजबूत है। मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि टाटा मोटर्स का डीवीआर क्यों चलना चाहिए। अल्टीमेटली देखिए, टाटा सन्स खरीद रहा है। टाटा सन्स को क्यों खरीदना है? क्योंकि उसे वोटिंग राइट्स चाहिए, बराबर है। तो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स के डीवीआर का गैप बढ़ना चाहिए अब। जब देखिए, जब डीवीआर और टाटा मोटर्स का गैप कब कम होगा? जब वोटिंग राइट्स की अहमियत ना हो। यहां पर वोटिंग राइट्स की अहमियत है। तो मुझे तो जो ट्रेड दिखता है वो ये दिखता है, अगर किसी को टाटा मोटर्स में तेजी करनी है तो टाटा मोटर्स खरीदे, सामने डीवीआर शॉर्ट करे, ऐसा कुछ दिखता है वागले साहब? टाटा मोटर्स डीवीआर इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। हाँ, मतलब ये तो नीचे आना ही चाहिए कायदे से, एक्चुअली देखा जाए तो। कितना 2.2% अप है, टाटा मोटर्स 2.7% अप है। सिंपल लॉजिक सिंपल है ना। मयूरेश, क्या कहेंगे आप? क्योंकि अल्टीमेटली जो टाटा सन्स खरीद रहा है उसको तो वोटिंग राइट्स चाहिए, राइट? तो फिर क्या जिनके पास डीवीआर है उसे डीवीआर बेच के टाटा मोटर्स खरीदना चाहिए, या जो ट्रेड करना चाहते हैं वो टाटा मोटर्स खरीदें और टाटा मोटर्स डीवीआर सामने शॉर्ट करें हेजिंग के लिए? क्योंकि गिरेगा तो डीवीआर ज्यादा गिरेगा, टाटा मोटर कम गिरेगा कंपैरेटिवली। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक जो लॉजिक है डीवीआर का, आई थिंक वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का ही लॉजिक रहता है। तो जैसे आप राइटफुली कह रहे हैं, आई थिंक द लॉजिक शुड वर्क आउट इन दिस मैनर इटसेल्फ। और टाटा मोटर्स में जैसे आप रिएक्शन देख रहे हैं, आई थिंक राइटफुली है। डीवीआर में क्यों है? आई थिंक इवन आई एम स्केप्टिकल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई थिंक जनरली आई थिंक मोमेंटम के साथ शायद टाटा मोटर्स डीवीआर भी ये ट्रेड में चल रहा है। ठीक कह रहे हैं आप, मोमेंटम के साथ इस समय ये चल रहा है, लेकिन लॉजिक जो अनिल बता रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। और इस बीच आप देखिए अनिल, जहां कहीं लॉजिक नहीं चलता है, देखिए जहां केवल मोमेंटम ही चलता है वो है छोटे मझौले शेयर। और आप देखिए बाजार सुस्त है, मिड कैप इंडेक्स 1.4% नीचे है, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर 18% ऊपर, नहार इंडस्ट्रीज अच्छे नंबर्स के बाद 15% ऊपर, सनटेक रियल्टी अच्छे नंबर्स के बाद 11% ऊपर, और बार्ट्रोनिक्स जो आप कह रहे थे वो 7% की तेजी। जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं वहीं बड़ा एक्शन आज के दिन देखने को मिल रहा है। रोल्टा जो 5% ऊपर सुझाया था वागले साहब ने अभी अभी, हालांकि प्री ओपनिंग सेशन से वो बुलिश हैं, वो अब 10% की मजबूती दिखा रहा है। 10% ऊपर रोल्टा अब काफी दिनों बाद। देखिए 20% की कल रैली, 10% की आज रैली। ये बताइए, क्या आप कुणाल, आपको भी लगता है कि ये और ऊपर जा सकता है आज के दिन? देखिए, बिल्कुल बहुत शॉर्ट टर्म या इमीडिएट टर्म देखें तो मुझे लगता है हेमंत डेफिनेटली एक बहुत फियर्स मोमेंटम है और हो सकता है आपको 75 के लेवल्स पे आते हुए दिखाई दे। लेकिन मुझे लगता है 75 के आसपास बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, वहां एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और मुझे लगता है कि उससे पार जाना फिलहाल के लिए मुझे मुश्किल दिखाई देता है। 3 रुपए की और जगह है। हाँ, कल बढ़ने के बाद आज बढ़ने का, अब तो इस लेवल पे तो शायद आप भी नहीं खरीदोगे। बिल्कुल, यस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना ज्यादा ठीक है। बट मैं कुणाल से थोड़ा सा व्यू ये करना चाहता हूँ, मैं चांस लूंगा कि शायद 77 ब्रेक करे, 75-77, तो ये स्टॉक सीधा 84-85 तक जाने की क्षमता रखता है। तो और आपने कल लिया है, आज अर्ली मॉर्निंग लिया है, आज का लो का स्टॉप लॉस डाल के खड़े रहे, मुझे लगता है 82 ये रेंज तक तो मैं प्ले करूंगा इसको। 82 78 के ऊपर ना, 77 के ऊपर। 77 थोड़ा दूर है, देखते हैं उसके पार निकला तो फिर और तेजी बन सकती है। फिलहाल ये राय आपके लिए रोल्टा पर, लेकिन भारी भरकम वॉल्यूम, 56 लाख शेयरों का कारोबार रोल्टा में। कल 10 दिनों का एवरेज में देख रहा था 15 लाख शेयरों का। हो सकता है कल की वजह से ये एवरेज, उस कल के पहले तो एक्शन में था नहीं, तो कल का वॉल्यूम हो गया 15 लाख, लेकिन 15 लाख शेयरों का 10 दिनों का एवरेज और सुबह सुबह 15 मिनटों में 57-58 लाख शेयरों का कारोबार बड़ा इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखा। तो ये स्टॉक्स है आपके लिए एक्शन में, बड़ी जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार। आज वॉल्यूम के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से एक्शन अभी भी बाजार में भरपूर बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जाते जाते एक स्टॉक और पूछ लिया जाए सुमित को, सन टीवी। सुमित, एक्शन शुरू हुआ है, डेज हाई पर स्टॉक है, 1-1.25% मजबूत, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर 3-3.5 लाख शेयरों से। कोई ट्रेड बनता है या छोड़ दें? कन्विंसिंग ट्रेड तो नहीं बन रहा, जैसे हर बार बैठता है हमारा ट्रेड, उस तरह का ट्रेड अभी तक सन टीवी में नहीं बैठ रहा है। तो बेटर है एक बार इग्नोर कर दे, क्योंकि इसके अंदर बाइंग बनेगी 515 के ऊपर ही। जब तक 515 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक एक बार वेट करें। 515 ब्रेक करता है तो जरूर बाइंग की जा सकती है। उस केस के अंदर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 505 रुपए का, और ऊपर में टारगेट बन सकता है 540 रुपए तक का बस, बट 515 के ऊपर ही बाइंग करे, अदरवाइज नहीं। सुमित का मूड निफ्टी, बैंक निफ्टी में मंदी का है, स्टॉक दोनों मंदी दिए। एशियन पेंट का पुट ऑप्शन तो इतनी आसानी से तेजी के मूड में आएंगे नहीं, तो ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। चलिए, फिलहाल आप सबसे विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया वागले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल सरावगी जी और सुमित बगड़िया जी, मयूरेश जोशी साहब। पहला सौदा में
हमारे दर्शकों की आज मदद करने के लिए। ब्रेक और ब्रेक के बाद जुड़ेंगे हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के जाने माने फंड मैनेजर गौतम सिन्हा रॉय साहब। लेंगे बाजार के आगे की दिशा पर उनकी राय इस ब्रेक के बाद। रखी रजा हरे निशान में लौटते हुए सेंसेक्स और निफ्टी, हालांकि अब भी बैंकिंग शेयरों में 1/4% की कमजोरी बरकरार है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में रिकवरी आती है या नहीं, लेकिन आगे के डायरेक्शन पर बात करते हैं, क्योंकि आज से अमेरिका में 2 दिनों की फेड की अहम बैठक शुरू हो रही है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर गौतम सिन्हा रॉय साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल रहे। स्वागत है सर आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले तो यही बताइए सर कि फेड की बैठक में क्या कुछ होने का अंदाजा है, और उसके बाद दुनिया भर के बाजारों पर हम पर क्या असर पड़ेगा उसका, अगर ब्याज दरें बढ़ती है 1/4% वहां पर। तो देखिए, अभी एक्सपेक्टेशन ये बन रहा है कि अगले 1 साल तक फेड का हाइक का ही मूड रहेगा और यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। सो ये एक सेंटीमेंट है, ठीक है। अभी ये एक अहम मौका है कि फेड का इवेंट के बाद शायद ये सेंटीमेंट पलट जाए, फेड क्या स्टेटमेंट देती है इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। बट हमें ऐसा लगता है, हमारा ये व्यू है कि ये जो यूएस का हाइक का साइकिल है ये अभी चालू रहेगा, और उसके कारण एक एफआईआई का जो सेलिंग हम बाजार में देख रहे हैं वो कंटिन्यू रहने का एक चांस बनता है। और इसके साथ ही हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन की भी ये भी हो गया है डिमोनेटाइजेशन। इसके कारण ये दोनों का इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त हो रहा है बाजार पे। स्पेसिफिक स्टॉक्स पे देखा जाए तो क्वालिटी स्टॉक्स पे आपको काफी भारी भरकम डिस्काउंट मिल सकता है आगे चलते हुए। सो ये समय है जब आपको वेट करके ठहर के अच्छे मौके देख देख के निवेश करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो फेड का रवैया बदला है, यूएस डॉलर का जो स्ट्रेंथ है, इसके कारण मेरे ख्याल से एफआईआई सेलिंग काफी हद तक कंटिन्यू कर सकता है। आपने डिमोनेटाइजेशन की बात करी, रॉय साहब ये बताइए, ये जो ओवरहैंग है डिमोनेटाइजेशन का, ये कितने समय तक रह सकता है आपके लिहाज से? जी, हमें लगता है कि ये जो करेंसी का सप्लाई है ये मैक्सिमम जैन या फेड मिड तक पूरा आ जाएगा। नए करेंसी 15 लाख करोड़ जो भी आना है पूरे आ जाएंगे और सिस्टम में। उसके कारण जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, जिसके कारण लोग हाथ में कैश नहीं है और सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, वो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। बट जो एक सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे, वेल्थ इफेक्ट जो होता है, लोगों का वेल्थ काफी हद तक घटा है। सबसे ज्यादा वेल्थ घटने का रीजन ये रहेगा कि रियल एस्टेट प्राइसेस में एक्सपेक्टेशंस बन रही है कि उसमें करेक्शन आएंगी, कई जगहों पे आ भी नहीं है, तो रियल एस्टेट प्राइस करेक्शन के कारण एक वेल्थ इम्पैक्ट आएगा, तो वो एक अलग इम्पैक्ट होएगा जो काफी टाइम तक कंटिन्यू करेगा। उसको एटलीस्ट मेरे ख्याल से 6 महीने और तो जाएंगे, मतलब हाफ ऑफ FY 2017 तो इसमें चला ही जाएगा। तो वेल्थ इफेक्ट से हम ज्यादा परहेज कर रहे हैं, उस पर ज्यादा हमें वो रखना चाहिए, नजर रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो स्टॉक्स वेल्थ इफेक्ट के कारण इम्पैक्टेड होंगी उन पे इम्पैक्ट ज्यादा टाइम तक रहेगा, तो हमें उन स्टॉक्स से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा ऐसे टाइम पे। ओके, बैंकिंग शेयरों पर आपकी क्या राय है, क्योंकि थोड़ी बहुत जो कमजोरी दिखी है वो बैंकिंग शेयरों में आती हुई दिखी है। अब आरबीआई की बैठक के बाद फिलहाल कोई संकेत ऐसे दिख नहीं रहे हैं कि जल्दी में शायद ब्याज दरें घटे। ऐसे में एक तो ये डिमोनेटाइजेशन और ऊपर से ब्याज दरें नहीं घटने के संकेत, क्या बैंकिंग शेयरों में फिलहाल निवेश का मौका है या दूर रहे? जी देखिए, बैंक्स में ये एक्सपेक्टेशन था कि रेट कट आएगा इंडिया में, वो नहीं आ पाया। मेरे ख्याल से चूंकि यूएस में भी रेट हाइक आने वाला है, इसलिए आरबीआई को और रुकना पड़ा। ये दो फैक्टर्स जो हैं और प्लस डिमोनेटाइजेशन के कारण बैंक्स के अंदर लायबिलिटी साइड में बहुत पैसा आ गया है, बट एसेट ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी फैक्टर्स के कारण बैंक्स भी अभी मेरे ख्याल से एज अ सेक्टर थोड़ी ठंडी रहेंगी। ज्यादा मेरे ख्याल से एनबीएफसीज पे प्रेशर रहेगा डिमोनेटाइजेशन का, बट बैंक्स में भी बिकॉज ऑफ द मैक्रो और इंटरेस्ट रेट फैक्टर बैंक्स भी काफी हद तक सॉफ्ट ही ट्रेड करेंगी। तो ये एक अच्छा मौका मिलेगा मेरे ख्याल से अगले 3 महीने में आपको, अगर कुछ चुनिंदा अच्छे बैंक्स आपने सिलेक्ट कर लिए हैं जो आप अगले 3 साल के लिए प्ले करना चाहते हैं, उनमें निवेश करने के लिए अच्छा मौका मिलता रहेगा। तो ये काफी हद तक लास्ट ईयर हमने जो देखा था जैन फेब में एक अच्छा मौका मिला था, 2-3 महीने का मौका मिला था, बाजार नीचे था और अट्रैक्टिव प्राइसेस पे स्टॉक्स मिल रहे थे, वो दोबारा एक मौका मिल रहा है। और मेरे ख्याल से स्पेशली लार्ज कैप बैंक्स में हमें अच्छे अपॉर्चुनिटीज नजर आ रहे हैं, सो धीरे धीरे हमें उसमें पोजीशंस बनाना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, कच्चे तेल में जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है, ओपेक के देश सब
एक पेज पर आ गए हैं, प्रोडक्शन कट की बात कर रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं और पोर्टफोलियो में क्या अब आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं इस कच्चे तेल के इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के बाद और बढ़त के बाद? ये हमने चेंजेस, पहले मैं बता दूं कि इवेंट के बाद चेंजेस करके बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है, इसलिए हमने जो भी एंटिसिपेशन किया था, एंटिसिपेशन में हमने चेंजेस कर लिए थे। और ये जो कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये काफी हद तक नए यूएस में नया गवर्नमेंट आने के साथ कोइंसाइड भी कर गया है। और इट लुक्स लाइक कि अब जो बहुत सस्ते में तेल मिल रहा था 2 साल तक, वो वापस नहीं आने वाला है। बट ऐसा भी नहीं लग रहा है कि तेल वापस $100 पे जाएगा, इसलिए क्योंकि चाइना में डिमांड का ग्रोथ बढ़त उतना ज्यादा नहीं है। चाइना इज द सारी कमोडिटीज में चाइना का डिमांड ही सबसे बड़ा फंडामेंटल प्राइस मूवर रहता है। तेल में हमें नहीं लग रहा है कि चाइना में इतनी ज्यादा डिमांड रहेगी कि उसके कारण हम वापस वो $80 या $100 के लेवल्स देखें। और ये जो ओपेक कट की बात कर रहा है, हमने कई बार देखा है कि ये कार्टेल जो डिसिप्लिन चाहिए होता है कार्टेल को बरकरार रखने के लिए, वो रह नहीं पाता। तो देखते हैं ये कार्टेल कब तक टिक पाता है। बट हमारा बेस केस एक्सपेक्टेशन ऑयल का रहेगा अराउंड $60, सो हम उसको मेंटेन करते हैं। ओके। अमेरिका का माहौल देखते हुए आईटी शेयरों को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। एक तरफ तो ये शेयर काफी गिर चुके हैं, आकर्षक लेवल पर आ गए हैं, दूसरी तरफ ट्रंप साहब का डर है कि जब वो कुर्सी संभाल लेंगे उसके बाद क्या कहीं कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन ले आए जो कि हमारी आईटी कंपनियों के लिए खराब होंगे, तो क्या होगा? ऐसे में क्या किया जाए? खरीदना है इन लेवल्स पर या इंतजार करें, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए उसके बाद देखें? देखिए, आईटी कंपनीज में स्पेशली लार्ज कैप आईटी में आपको वो ग्रोथ तो नहीं मिलेगा जो पास्ट में मिलता था, 15% या ऊपर का डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, जिसके कारण आपका इंडियन रुपी में प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ऊपर आ जाता था। वो समय अभी नजर नहीं आ रहा है वापस आते हुए। तो हमें लग रहा है कि ये सेक्टर ऐसा हो गया है जिसमें 5, 6, 7% का डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा। तो ये मानते हुए अगर वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव नजर आते हैं तो चुनिंदा तौर पर खरीदारी करनी चाहिए। बट इसमें भी वही सेम अप्रोच होना चाहिए कि आप अपना एक पेशेंस रखें और एक भाव पकड़ कर चलें कि इस भाव पे हमें अगर बहुत रीजनेबल भाव पे मिलता है तो हम खरीदेंगे। तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप आईटी में तो यही है। अभी आईटी में अगर स्मॉलर कंपनीज में देखें तो कुछ सिलेक्ट कंपनीज में हाइपर ग्रोथ अगर दिखता है, वो भी बहुत रेयर दिख रहा है आज की दुनिया में। बट अगर कहीं 15% से ज्यादा ग्रोथ दिखता है तो उसमें अवश्य आप निवेश कर सकते हैं। अगर वैल्यूएशंस थोड़ा ज्यादा भी हो तो आप दे सकते हैं, क्योंकि 15% ऊपर का ग्रोथ अगर आईटी में आता है तो दैट इज वेरी अट्रैक्टिव। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहा हूं। ओके, शुक्रिया गौतम जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम शेयरों पर हमें राय देने के लिए, तमाम सेक्टर्स पर हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। बाजार डायरेक्शन की तलाश में, सेंसेक्स 50 मामूली हरे निशान में, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा दबाव बनाता हुआ। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार और लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।